अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम कर रहे थे जी चैप्टर नंबर 8 विच वाज अबाउट लॉजिक और एमसीक्यूज़ हमने इसके कर लिए थे। आज हमने इसका करना है जी क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रापोजिटिव ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। ये तीन चीज़ें हमने एमसीक्यूज़ में भी पढ़ी थी, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो आ गया, यहाँ पे हम लिखेंगे उसका कन्वर्स और फिर हम लिख देते हैं उसका इनवर्स और फिर कंट्रा पॉजिटिव। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है नॉट P implies Q। सेकंड क्वेश्चन है Q implies P। थर्ड क्वेश्चन है नॉट P implies नॉट Q। और फोर्थ क्वेश्चन है नॉट Q implies नॉट P। ये नॉट का साइन है और जो एरो है उसे हम पढ़ते हैं implies। ठीक है, तो ये चार सवाल है मेरे पास। तो सबसे पहले मैं इसका कन्वर्स लिखूंगा। कन्वर्स में क्या होता है, हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, ये पहली टर्म जो होती है ये कहलाती है इंसिडेंट और ये कॉन्सिक्वेंट होता है हमारे पास। हमने इनको रिप्लेस करना होता है। तो नॉट P इम्प्लाइज Q का कन्वर्स होगा Q इम्प्लॉइज नॉट P। ठीक है, यानी हमने इनकी आपस में जो जगह है वो रिप्लेस करनी होती है। तो नॉट ये हमारे पास नॉट Q इम्प्लाइज P जो है ये बन जाएगा Q इम्प्लाइज नॉट P। ये इसका कन्वर्स है। अच्छा, उसके बाद इनवर्स क्या होगा, हमने ये वाला साइन चेंज करना है, नॉट वाला साइन। तो P के साथ नॉट लगा हुआ है तो ये खाली P बन जाएगा इम्प्लाइज, और Q के साथ नॉट नहीं लगा हुआ तो ये नॉट Q बन जाएगा। बल्कि पहले हम सिर्फ इनके कन्वर्स लिखते हैं। इसी तरह Q इम्प्लाइज P का कन्वर्स होगा P इम्प्लाइज Q। नॉट P इम्प्लाइज नॉट की Q का कन्वर्स होगा नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P। यानी इनको रिप्लेस करना है, एक दूसरे की जगह पर लिख देना इंसिडेंट और कॉन्सिक्वेंट को। और नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P जो है ये बनेगा नॉट P इम्प्लाइज नॉट Q। यानी जो बाद में है वो पहले आ गया, जो पहले है वो बाद में। तो ये कहलाता है कन्वर्स। फिर हम बात करेंगे इनवर्स की। तो इनवर्स में क्या होता है, इनवर्स में हमने इनके साइन चेंज करने होते हैं। नॉट P जो है वो P बन जाएगा, और जिसके साथ यानी नॉट है वो बगैर नोट के आ जाएगा, और जिसके साथ नोट नहीं है उसके साथ हम नॉट लगा देंगे। तो ये नॉट P है, साइन चेंज करेंगे तो खाली P आ गया इम्प्लाइज, और ये खाली Q है तो इसके साथ नोट Q आ जाएगा। इसी तरह ये है, खाली Q है तो नोट Q लिख देंगे, और खाली P है तो नोट P लिख देंगे। इसी तरह इन दोनों के साथ नोट है तो ये बगैर नॉट साइन के आ जाएंगे। इसी तरह इनके साथ भी नोट है तो ये भी बगैर नोट साइन के आ जाएंगे। यानी साइन हमने इनका चेंज करना है। जिस स्टेटमेंट के साथ नोट होगा वो ख़त्म कर देंगे, और जिसके साथ नोट नहीं है उसके साथ नोट लगा देंगे। तो ये कहलाता है इनवर्स। फिर हमारे पास कंट्रा पॉजिटिव है। कंट्रा पॉजिटिव असल में इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। दोनों काम हमने करने हैं। अब कन्वर्स भी करना है यानी इनकी जगह भी तब्दील करनी है, और इनवर्स भी करना है यानी इनके साइन भी चेंज करने हैं। ठीक है, तो ये जो है पहला सवाल, इसका कंट्रा पॉजिटिव क्या होगा, इनके साइन चेंज करके जगह बदल देनी, यानी दोनों काम करने हैं हमने। तो ये नोट P इम्प्लाइज Q क्या बनेगा, नोट Q इम्प्लाइज P। देखिए यहाँ Q के साथ नोट नहीं था, यहाँ पे नोट लग गया। P के साथ नोट था, यहाँ पे हमने मिटा दिया, और इसके अलावा जगह भी चेंज की है। Q आखिर पे था वो शुरू में चला गया, और P शुरू में था वो आखिर में चला गया, साइन भी चेंज की। यानी ये दोनों काम किए हैं, कन्वर्स भी और इनवर्स भी। तो ये कंट्रा पॉजिटिव कहलाएगा। इसी तरह Q इम्प्लाइज P है तो ये बन जाएगा P इम्प्लाइज Q, और दोनों के साइन भी चेंज हो जाएंगे, दोनों के साथ नॉट आ जाएगा। इसी तरह नॉट P इम्प्लाइज नॉट Q है
तो ये बन जाएगा Q इम्प्लाइज P, यानी जगह चेंज की इनकी और साइन दोनों के साथ नॉट थे वो हमने खत्म कर दिए। तो नॉट P इम्प्लाइज नॉट Q का कंट्रापोजिटिव हुआ Q इम्प्लाइज P। इसी तरह नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P है, तो ये बन जाएगा P इम्प्लाइज Q। इनकी जगह भी बदल दी और इनके साइन भी बदल दिए, तो ये कहलाता है जी कंट्रापोजिटिव। जैसे नॉट P इम्प्लाइज P है, ठीक है। ये हमारा था जी सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद 3 चीज़ें थी इसमें, कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रापोजिटिव। फिर राइट द ट्रूथ टेबल। अब हमने इनके ट्रूथ टेबल लिखने हैं। तो ट्रूथ टेबल फर्स्ट क्वेश्चन का अगर हम लिखें तो स्टेप बाय स्टेप हमें काम करना पड़ेगा। ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन 3 का, जो कि है नॉट P और Q और नॉट Q। ये जो और है इसका कुछ और भी नाम हमने लिया था, क्योंकि हमें शुरू में बताया गया था। ये और क्या चीज़ थी ये हम अभी पीछे से देख लेते हैं। और ये हमारे पास था कंडीशनल यूज़, ठीक है। हम एंड और से ही ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ और भी नाम यूज़ हुआ था। आई थिंक ये है, ये कंजक्शन है। जो एंड है वो कंजक्शन कहलाया था, और डिसजंक्शन जो है वो और था, ये डिसजंक्शन है। लेकिन हम एंड और हमारे लिए आसान है उसको प्रोनाउंस करना। तो ये पहला सवाल है मेरे पास। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये ब्रैकेट वाला हिस्सा मुझे निकालना है, P और Q। ये जो ऊपर को मुँह होगा और, जो ऊपर को मुँह इस तरह होता है ये और कहलाता है, जो नीचे को होता है वो एंड कहलाता है। अब ये और है, तो इसका मैं ट्रूथ टेबल पहले लिखूँगा। तो लाइनें कुछ लगाते हैं, जैसा कि लाइनें थोड़ी मोटी हैं, इनको पतला कर लें। ये हमारे पास है, यहाँ पे आ जाएगा P Q, फिर P और Q, फिर आ जाएगा नॉट Q, बल्कि इनका नॉट, फिर Q का नॉट, और फिर ये लास्ट पे हमारा, ठीक है। तो अब हम सिर्फ सवाल पे फोकस करेंगे अपने। ये स्टेटमेंट थी मेरे पास जी। सबसे पहले मैं ये ब्रैकेट वाला हिस्सा, सबसे पहले ये ब्रैकेट, सबसे पहले ये ब्रैकेट वाला हिस्सा मैंने हल करना, P और Q। तो उससे पहले मैं लिखूंगा P की वैल्यूज़, फिर लिखूंगा Q की वैल्यूज़। दोनों वैल्यूज़ होंगी तो उन पे ऑपरेशन लगेगा, और ऑपरेशन। तो P की Q की वैल्यू लिखने का क्या तरीका, 4 पॉसिबल कम्बिनेशन है। पहले लिखे दोनों ट्रू ट्रू, और फिर फॉल्स फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ये 4 मेरे पास पॉसिबल कम्बिनेशन है 2 इनपुट के लिए, ठीक है। या दोनों ट्रू हैं, या पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है, या पहला फॉल्स दूसरा ट्रू है, या दोनों फॉल्स हैं। इसके अलावा कोई और कम्बिनेशन नहीं बनता। तो मैं निकालूंगा P और Q। और का ट्रूथ टेबल जब हमने देखा था तो उसके अंदर क्या होता था, जब और में जब दोनों फॉल्स होते थे तब हमारा जो आंसर है वो फॉल्स आता था, बाकी हर केस में ये आंसर ट्रू देता था। ये ट्रूथ टेबल है P और Q का, ये पीछे दिया भी होगा एक्सरसाइज में, आप चेक कर सकते हैं। तो और के केस में क्या किया जाता है, जब दोनों इनपुट जो हैं दोनों वैल्यूज़ फॉल्स होंगी तब हम इसे फॉल्स लिखेंगे, और किसी भी केस में दोनों फॉल्स नहीं है तो सबके साथ ट्रू आ गया, ठीक है। तो ये ब्रैकेट वाला हिस्सा निकला। फिर इसके साथ क्या लगा हुआ है, नॉट। अब हमने इसका नॉट निकाल लेना। तो नॉट P और Q। तो नॉट का क्या मतलब है, साइन चेंज हो, साइन चेंज है मतलब इनको भी हम चेंज कर देंगे। तो जो ट्रू होगा वो फॉल्स बन जाएगा, ये भी ट्रू है ये भी फॉल्स हो गया, ये भी ट्रू है ये भी फॉल्स, और जो फॉल्स होगा वो ट्रू बन जाएगी, यानी कि उलट देना इनको हमने। ये नॉट है। अब ये वाला हिस्सा इतना हो गया, नॉट P और Q।
अब हम नॉट क्यू निकालते हैं, तो क्यू मेरे पास ये है, तो नॉट क्यू क्या होगा, इनको उलट देंगे, तो नॉट क्यू होगा जो ट्रू है वो फॉल्स बन गया, जो फॉल्स है वो ट्रू बन गया, ये भी ट्रू है फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा। फिर अब ये भी ब्रैकेट वाला हिस्सा निकल आया, उस पर नॉट भी लगा दिया और ये भी निकला। अब दोनों का हमने क्या करना है, अगेन और लगाना दोनों पे, तो ये फाइनल आंसर मेरा आ जाएगा नॉट पी और क्यू, इन पे फिर और लगा नॉट क्यू, तो ये वाली वैल्यू जो कि ये है और दूसरी वैल्यू जो कि ये है। अब इन दोनों वैल्यूज़ पे हमने और लगा देना। तो अगेन और के लिए क्या होता है, और ऑपरेशन का ट्रूथ टेबल क्या होता है कि जब दोनों वैल्यूज़ फॉल्स होंगी तब आंसर फॉल्स आएगा। अब ये दोनों फॉल्स नहीं है तो आंसर फॉल्स नहीं आएगा, ये भी दोनों फॉल्स हैं तो आंसर फॉल्स आ गया, ये भी दोनों फॉल्स नहीं है तो आंसर फॉल्स नहीं आएगा। जब दोनों वैल्यूज़ फॉल्स आंसर दे रही हो तब हमने आंसर में फॉल्स लिखना है, अदरवाइज ये ट्रू ही रहेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट था जिसने हमने इसका ट्रूथ टेबल जो है वो बनाया है। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 है जी सेकंड पार्ट, जो कि है नॉट फिर ब्रैकेट फिर नॉट क्यू और नॉट पी। अगेन और हमारे पास एंड ऑपरेशन अभी तक नहीं आया, तो फिर हमारा प्रोसीजर वही है, पहले हम लाइनें लगा के टेबल बनाएंगे, टेबल की शक्ल होगी हमारे पास। तो यहाँ पे P आ गया, फिर इससे आगे आ जाएगा Q, फिर नॉट P नॉट Q, फिर दोनों पे लगेगा नो एंड सॉरी और फिर नॉट। ये स्टेप बाय स्टेप काम होगा। तो सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास ब्रैकेट के अंदर वाला हिस्सा पहले हमने हल करना, तो ब्रैकेट के अंदर लगा हुआ हमारा नॉर ऑपरेशन, सॉरी ब्रैकेट के अंदर हमारे पास और ऑपरेशन है जो कि ये है, किन पे है, नोट क्यू पे और नोट पी पे। इसका मतलब है पहले मुझे ये नोट क्यू और नोट पी निकालना पड़ेगा, फिर इन दोनों पे और ऑपरेशन लगेगा। तो पहले पी क्यू की वैल्यू पी क्यू, तो 4 केसेस होते हैं जैसे मैंने पहले भी बताया था। पहले हम लिखेंगे दोनों ट्रू दोनों फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो ये 4 केसेस हैं, इसके अलावा और कोई केस नहीं बनता 2 इनपुट के लिए। तो सबसे पहले मैं नॉट क्यू निकालता हूँ, नॉट क्यू कैसे निकलता है, क्यू वाली वैल्यू को उल्टा आके, ट्रू है तो फॉल्स कर देंगे, फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देंगे। फिर नॉट पी निकालते हैं, नॉट पी क्या होगा, पी वाली वैल्यू को उलट देना, तो ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देंगे, ये भी ट्रू है फॉल्स हो गया, ये फॉल्स है ट्रू हो गया, ये फॉल्स है तो ये भी ट्रू हो गया। अब ये दोनों निकला है नॉट पी और नॉट क्यू, अब इन दोनों के दरमियान और ऑपरेशन है, तो नॉट पी नॉट क्यू सॉरी नॉट क्यू नॉट पी और इनके दरमियान आर ऑपरेशन, ये वाला, ये जो ब्रैकेट वाला हिस्सा है इतना, ठीक है। तो नॉट क्यू ये है और नॉट पी ये है, इन दोनों के दरमियान हमने लगाना है और ऑपरेशन। तो और ऑपरेशन में क्या होता है, जब दोनों वैल्यूज फॉल्स होंगी तब आंसर फॉल्स आएगा। तो सिर्फ ये केस है जिसमें दोनों फॉल्स हैं, और किसी में दोनों फॉल्स नहीं है तो बाकी सबका आंसर आ जाएगा ट्रू। फिर अब ये जो ब्रैकेट वाला हिस्सा निकाला है इस पर हमने दोबारा नॉट लगाना है, तो ऊपर हम लिखेंगे इस तरह नॉट ऑफ नॉट क्यू और नॉट पी। तो ये नॉट क्यू और नॉट पी ये सारी वाली रकम है, इस पे अब हमने नॉट लगाना, यानी इसको उल्टा देंगे। अगर फॉल्स है ट्रू हो गया, ट्रू है तो फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो जाएगा और ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। उसके बाद थर्ड पार्ट की बात करते हैं। तो अब इसमें एक और कंडीशन आ गई है, वो हम देखते हैं कि उसमें हम क्या करते हैं, इसको कैसे हल करते हैं। ये होती है बाई कंडीशन, इफ़ एंड ओनली इफ भी शायद इसको कहते हैं। तो देखते हैं थर्ड पार्ट है P और Q
P एंड Q। अब यहाँ पे और भी है, एंड भी है, और थर्ड ये बाई कंडीशनल जो है ये भी आ गया हमारे पास। इसी तरह हम दोबारा इसका टेबल बनाएंगे। सबसे पहले लाइनें लगाते हैं। तो P और Q, पहले मैं P आएगा यहाँ पे, फिर उसके साथ आएगी Q की वैल्यू, फिर हम उस पर लगाएंगे और ऑपरेशन, फिर लगाएंगे एंड ऑपरेशन, और फिर दोनों जो आएंगे उन पे ये बाई कंडीशनल वाली जो कंडीशन है ये लगा देंगे हम। तो क्वेश्चन हमारे पास अगेन सिंपल ही है, सिर्फ फ़र्क आपने ये रखना है कि एंड को किस तरह हल किया जाता है। अब यहाँ पे एंड भी आ गया, और को किस तरह हल किया जाता है, और ये जो बाई कंडीशनल है दोनों तरफ एरो हैं, इसको किस तरह हल किया जाता है। तो सबसे पहले पी क्यू की वैल्यूज़ लिखेंगे हम, पी और क्यू की। तो पी के लिए हमारे पास शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और ये ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ये वैल्यू हमेशा इसी तरह रहनी है, ये याद कर लेनी है आपने। पहले दोनों ट्रू, फिर दोनों फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो ये चार हमारे पास ऑप्शन बनती हैं, या दोनों ट्रू होंगे, या पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, या पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, या दोनों फॉल्स होंगे। फिर अब ब्रैकेट वाले इससे निकालने, तो पहले मैं इसको निकालता हूँ जो कि है P और Q। तो P और Q में क्या होगा, और कैसे हम हल करते थे कि अगर दोनों वैल्यूज़ फॉल्स होंगी तब आंसर फॉल्स लिखिएगा जाएगा। जैसे ये दोनों वैल्यू फॉल्स हैं तो इसका आंसर फॉल्स है, और किसी में भी दोनों वैल्यूज़ फॉल्स नहीं हैं तो बाकी का आंसर ट्रू लिख देंगे हम। फिर उसके बाद ये सेकंड ब्रैकेट है जिसमें P एंड Q है। तो एंड को कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है, एंड के अंदर अगर दोनों वैल्यू ट्रू होंगी तो तब हम आंसर ट्रू लिखेंगे। तो ये वाली कंडीशन, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो आंसर हमारा आ जाएगा ट्रू। इसमें दोनों ट्रू नहीं है तो ये आ जाएगा फॉल्स। इसमें भी दोनों ट्रू नहीं है तो फॉल्स, और इसमें भी दोनों ट्रू नहीं है तो ये फॉल्स। तो एंड के लिए क्या होना चाहिए, दोनों वैल्यूज़ ट्रू होनी चाहिए, तो फिर हम आंसर ट्रू लिखेंगे। और में क्या होता है, दोनों वैल्यू फॉल्स होंगी तो हम फॉल्स लिखेंगे, दोनों वैल्यू फॉल्स होंगी तो ये हमें फॉल्स देगा, और इसमें दोनों वैल्यू ट्रू होंगी तो ये हमें ट्रू देगा। बस इतना ज़हन में रखना। जैसे और है तो इसमें ये दोनों वैल्यू फॉल्स थी, फॉल्स आ गया, बाकी सब ट्रू है। एंड है तो इसमें ये दोनों वैल्यू ट्रू दे रही थी तो ये ट्रू है, बाकी सब फॉल्स लिख दिया हमने। अब दोनों पे जो हमारे पास कंडीशन है, जिसे दोनों तरफ एरो लगे हुए हैं, वो लिखेंगे हम। P एंड Q पहली ब्रैकेट है, बाई कंडीशनल है, इसका नाम भी पीछे टेबल में लिखा हुआ था जो कि जहन में नहीं आ रहा अभी फ़िलहाल। इस पे ये कंडीशन लगानी है। तो ये कंडीशन क्या कहती है, ये कंडीशन कहती है कि अगर इसकी और इसकी, अब ये दो इनपुट है ना, इन दोनों की वैल्यू अगर सेम होगी तो आंसर ट्रू आएगा। तो देख लेते हैं, पहली ब्रैकेट ये है, दूसरी ये है। तो इसमें देखो ये ट्रू है, ये ट्रू सेम है तो आंसर ट्रू आ गया। ये सेम नहीं है तो आंसर फॉल्स, ये भी सेम नहीं है आंसर फॉल्स, ये भी सेम है तो आंसर ट्रू। तो ये बाई कंडीशन क्या कहती है, इफ बोथ आर ट्रू सेम देन आंसर इज ट्रू। तो ये दोबारा देख लें, और के केस में जब दोनों फॉल्स होती हैं कंडीशन P एंड Q तब हम आंसर फॉल्स लिख देते हैं। एंड के केस में जब दोनों ट्रू होती हैं तो आंसर ट्रू लिखते हैं, और इस बाई कंडीशनल के केस में अगर सेम दोनों की वैल्यू होगी तो फिर हम आंसर ट्रू लिखेंगे। तो ये हमारा था थर्ड क्वेश्चन था। फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर डिफ्रेंशिएट बिटवीन, अब हमारे पास ये कुछ डेफिनेशंस हैं, ये मार्क करूँगा, बाकी याद करना आपका जो है वो अपना काम है, उनको रटा लगाना है या समझना है, जो भी समझा मैं देता हूँ, बाकी आपका अपना काम है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड इट्स प्रूफ। दो चीज़ें हैं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट और उसका प्रूफ, इन दोनों में क्या फ़र्क है, और इसकी हमने दो
एग्जाम्पल्स भी देनी है। तो पेज नंबर 148 पे हम चलेंगे, ये है। तो यहाँ पे मेरे पास आ गई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट। ये है, क्या है, एक ऐसी स्टेटमेंट विच मे बी ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। ठीक है, एक ऐसी स्टेटमेंट जो एक वक्त पे या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, लेकिन दोनों नहीं हो सकती। जैसे एक एग्जांपल दी हुई है, ए बराबर है बी के, तो ए या तो बी के बराबर है या बराबर नहीं है, या तो ट्रू है या फॉल्स नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि ए बी के बराबर भी है और बराबर नहीं है। तो एट अ टाइम एक कंडीशन होगी, या तो दोनों बराबर होंगे या बराबर नहीं होंगे। अगर बराबर है तो ये कंडीशन ट्रू है, अगर बराबर नहीं है ए बी के तो ये फॉल्स है। सो वी कैन थिंक ऑफ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट एज अ यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज इधर एक्यूरेट और इनएक्यूरेट, यानी ऐसी इंफॉर्मेशन जो या तो सही हो सकती है या गलत हो सकती है, तीसरी कोई ऑप्शन नहीं बनती। जैसे ये नीचे हमें कुछ एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स हैं जो कि सारी ट्रू हैं, प्रूव हुई हैं कि फॉर ऑल नॉन जीरो रियल नंबर एक्स एंड इंटीजर एम एंड एन वी हैव, ये इसके बराबर होता है, तो ये ट्रू है, प्रूव किया हुआ है। उसके बाद ट्रायंगल का सम हम 180 यूज़ करते रहे हैं, ये भी प्रूव हुआ है। तो यहाँ से कुछ दो मिसालें दी जा सकती हैं। और मैथमेटिकल प्रूव के में इनके प्रूफ जो है वो शामिल हैं, वो आगे एग्जांपल में दिए होंगे, नहीं तो फिर यहाँ पे कुछ और प्रूफ भी दिए हुए हैं जो कि पेज नंबर 152 पे हैं। तो वो हम देखते हैं। ये मैथमेटिकल प्रूफ है, यहाँ पे दो एग्जांपल उसने खुद ही कोट की हुई हैं कि मैथमेटिकल प्रूफ होता क्या है। ठीक है, तो क्या कहते हैं जी, शायर साहब कहते हैं कि सपोज फयाज एक स्टूडेंट है 9th ग्रेड का। एक दिन ऐसा हुआ कि वो लेट हो गया ड्यू टू हैवी ट्रैफिक इन सिटी, ट्रैफिक में फंस गया बेचारा। तो घर लेट पहुंचा, उसके अब्बा जी को शक हुआ कि शायद ये स्कूल नहीं गया था और इसने पूरा का पूरा जो दिन है वो कहीं और गुजार दिया है। तो उसके बाप ने उससे पूछ लिया कि मुझे सच बताओ कि डिड यू गो टू स्कूल टुडे। फयाज ने कहा यस आई डिड, लेकिन फिर भी उसके अब्बा को शक था। तो व्हाट प्रूफ डू यू हैव दैट यू अटेंडेड स्कूल। उसने अपने बच्चे से पूछा कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम स्कूल गए थे। तो वो अपने अब्बे को कैसे सेटिस्फाई करेगा। फयाज ने कहा कि जी मेरा दोस्त अहमद है, वो भी मेरे साथ स्कूल गया था, आप उससे पूछ सकते हैं। लेकिन ये उसके बाप को इस पर भी डाउट था, क्योंकि दोस्त अक्सर झूठ बोल देते होते हैं। तो फिर क्या, कैसे प्रूव किया जाए अपने अब्बे के सामने कि वो स्कूल गया था। तो इस क्लेम को प्रूव करने के लिए फयाज को क्या करना पड़ेगा, या तो स्कूल के अंदर जो रजिस्टर मौजूद है वहाँ पे उसकी प्रेजेंट दिखानी पड़ेगी जो कि स्कूल अथॉरिटी के पास है, उसके कब्ज़े में है, या फिर स्कूल के अंदर लगा CCTV फुटेज जो है वो उसके ज़रिए प्रूव करना पड़ेगा कि उसने वो स्कूल हाजिर हुआ था। तो ये एक प्रूफ है जो कि कैसे दिया गया इस केस में, या तो अटेंडेंस रजिस्टर के ज़रिए सॉलिड प्रूफ, या फिर CCTV फुटेज के ज़रिए। इसी तरह एक और मिसाल यहाँ पे कोट की हुई है, कंसीडर एन अदर सिचुएशन यू हैव बॉट अ मोबाइल फ़ोन। फ़र्ज़ करें जी आप एक मोबाइल फ़ोन लेके आए हैं जिसकी कुछ वारंटी भी हमें दी जाती है, 1 साल की दी हुई है वारंटी। तो कुछ अर्सा आपने वो मोबाइल यूज़ किया, कुछ दिनों यूज़ किया आपने, तो मोबाइल फ़ोन जो है वो टूट गया। तो आपने क्या किया, वो मोबाइल कंपनी के पास लेके गए या फिर उसके पास जिसने आपको प्रोवाइड किया था। तो वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव बैठा हुआ था उसने प्रूफ मांगा कि इसकी वारंटी है, उसका प्रूफ दें आपको। तो आपको वो प्रूफ क्लेम करने के लिए वारंटी कार्ड दिया हुआ था, वो वारंटी कार्ड आप उसको शो करवाएंगे तो वो मानेगा कि इसकी 1 साल की वारंटी थी। ठीक है, तो वो एक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ था जो आपके पास होना चाहिए था। तो जनरली वी हैव टू प्रूव एंड डिसप्रूव मैनी क्लेम्स एंड स्टेटमेंट्स इन अवर डेली रूटीन। इसी तरह हमें अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी स्टेटमेंट्स को प्रूव भी करना पड़ता है और डिसप्रूव भी करना पड़ता है। तो मैथमेटिक्स के अंदर प्रूव्स प्रोवाइड द एविडेंस। मैथमेटिक्स के अंदर प्रूफ क्या होते हैं, अब यहाँ पे डेफिनेशन आ गई है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स के मुताबिक प्रूफ्स क्या हैं, हमें एविडेंस प्रोवाइड करना पड़ता है किसी भी स्टेटमेंट के बारे में कि इधर वो करेक्ट है
या नहीं है किसी लॉजिकल सीक्वेंस के हिसाब से स्टेप दैट लीड टू द फाइनल कंक्लूजन। यानी लॉजिकल एक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ देना पड़ता है। ज़रूरी नहीं हर दफ़ा डॉक्यूमेंटेड हो, जैसे CCTV फुटेज है तो वो एक फुटेज है प्रूफ के तौर पे, तो हमें एविडेंस देना पड़ता है अपनी स्टेटमेंट को करेक्ट प्रूव करने के लिए। जैसे ये नीचे मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स हैं दो, इफ एक्स इज़ एन ऑड इंटीजर, ठीक है, द नेक्स्ट कैर इज आल्सो एन ऑड इंटीजर, तो ये एक स्टेटमेंट है, इसको प्रूव नीचे किया हुआ है, ये इसका सोल्यूशन है। इस तरह ये दूसरी स्टेटमेंट है, इसका भी सोल्यूशन प्रूव किया। तो आप सिंपल इसको डिफाइन कर लें कि जो हमारे पास मैथमेटिकल प्रूव होता है उसमें हमें एविडेंस देना पड़ता है कि कोई स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं, और इसके लिए ये ऊपर दो मिसालें कोड कर सकते हैं कि ये जो ऊपर दो एग्जांपल्स दी हुई हैं इनको प्रूव करने के लिए एविडेंस प्रोवाइड किया गया। पहले में उसने अपनी अटेंडेंस को कैसे प्रूव किया, बाय शोइंग द रजिस्टर, स्कूल अटेंडेंस रजिस्टर एंड और बाय यूजिंग द फुटेज कैप्चर्ड बाय CCTV कैमराज। और सेकंड जो एग्जांपल है उसके अंदर वारंटी को क्लेम करने के लिए वारंटी कार्ड को एज आ प्रूफ पेश किया गया, तो फिर बात बनी। तो ये था जी हमारे पास कौन सा क्वेश्चन था जी, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सियम एंड अ थ्योरम, गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच। एक्सियम और थ्योरम में क्या फ़र्क है, दोनों की हमने मिसालें देनी हैं। तो पेज नंबर है जी 154। ये थ्योरम और कंजक्चर और एक्सियम ये हमने MCQs में भी यूज़ किए थे। तो थ्योरम, अब हमने यहाँ पे सिर्फ थ्योरम और एक्सियम में फ़र्क बताना है। तो एक्सियम क्या होता है, पहले एक्सियम देख लेते हैं। ये कंजक्चर है और ये है एक्सियम, ठीक है। तो एक्सियम क्या होता है, एक्सियम इज़ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट वी बिलीव टू बी ट्रू विदाउट एनी एविडेंस। यानी एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद ही प्रूव होती है। जैसे थ्रू अ गिवन पॉइंट इनफाइनेटली मैनी लाइन्स कैन पास, एक हमें पॉइंट दिया हुआ, इसमें से इन अनगिनत लाइनें गुजर सकती हैं, बिल्कुल ये डायरेक्शन चेंज करते जाओ, इसमें से गुजारते जाओ, जितनी मर्जी गुजार लो, ठीक है। तो इसे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह एक स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, कोई से दो पॉइंट दिए हुए हैं तो सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन इसमें से गुजर सकती है जो मैंने ये गुजार दी, इसके अलावा और कोई स्ट्रेट लाइन नहीं गुजर सकती, तो ये भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक्सियम क्या होता है, एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो कि हम बिलीव करते हैं कि वो ट्रू है विदाउट एनी एविडेंस, बगैर किसी सबूत के ही हमें पता होता है कि वो ट्रू है। और थ्योरम क्या होता है, थ्योरम के लिए हमें प्रॉपरली प्रूव करना पड़ता है एक स्टेटमेंट को, मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट हैज़ बीन प्रूव्ड ट्रू बेस्ड ऑन प्रीवियसली नाउन फैक्ट्स, ठीक है। जो एक्सियम था वो हमने बस एक स्टेटमेंट दे दी और हमें बिलीव है कि ये ट्रू है और उसे प्रूव करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन थ्योरम क्या होता है, एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि प्रूव किए बिना हम यूज़ नहीं कर सकते। जैसे सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, तो जो क्वाड्रिलेटरल होता है, चार साइडों वाली ये शेप है, इसके जो इंटीरियर एंगल हैं उनका सम 360 डिग्री है। अब हम ड्रा करके तो नहीं देख सकते, इसके लिए प्रॉपर प्रूव करना पड़ेगा हमें कि वाकई ऐसा होता, फिर उसके बाद यूज़ करते हैं हम इसको। या फिर एक और हमने थ्योरम अमूमन यूज़ किया था, पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें वितर का स्क्वायर जो था वो बराबर होता था कायदा स्क्वायर जमा अमूद स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी प्रूव करने के बाद ये यूज़ किया जाता है, ऐसे ही मुँह उठा के यूज़ नहीं किया जाता। तो ये भी थ्योरम है क्योंकि इसे प्रूव किया गया है प्रॉपरली, हम देख के नहीं कह सकते कि ये स्टेटमेंट ठीक है, इसे प्रॉपर प्रूव किया गया था। तो ये फ़र्क होता है एक्सियम और थ्योरम के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग इन मैथमेटिकल प्रूफ्स। लॉजिकल रीजनिंग का मैथमेटिकल प्रूफ के अंदर क्या रोल होता है, क्या इंपॉर्टेंस होती है, गिवन एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट योर पॉइंट। अच्छा जी, मिसाल भी देनी पड़ेगी, तो देखते हैं चैप्टर के बिल्कुल शुरू में पेज नंबर 147 ये हमारा लॉजिक आ गया, ठीक है। और सवाल क्या था, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग इन मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। तो लॉजिकल रीजनिंग की मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने में क्या अहमियत है। लॉजिक एक सिस्टमेटिक मेथड होता है रीजनिंग का,
जो कि हमें इस काबिल बनाता है कि हम किसी भी स्टेटमेंट के जो मीनिंग है उनको फाइंड आउट कर सकें या फिर सच्चाई को जांच सकें। और ये और भी इंफॉर्मेशन निकालता है फ्रॉम एग्जिस्टिंग फैक्ट्स। इसका बहुत अहम रोल है इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। जब मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है या कोई फैसला लिया जाता है इन मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स या और भी साइंसेस के अंदर, तो लॉजिकल रीजनिंग का बड़ा अहम रोल होता है। तो हमने चूँकि यहाँ पे सिर्फ मैथ की बात करनी है, तो ये आगे यहाँ से अगला पैरा जो शुरू हो रहा है, वो जनरली यूज़ लॉजिक इन ओवर डेली लाइफ वाइल इंगेजिंग इन मैथमेटिक्स। तो जब हम मैथ में इंगेज हो जाते हैं यानी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो लॉजिक इसमें बड़ा अहम रोल अदा करती है। फॉर एग्जांपल, वी ऑफन ड्रा जनरल कंक्लूजन फ्रॉम अ लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस। यानी हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं या कोई चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं, तो उससे हम एक नतीजा अक्स कर लेते हैं, एक कंक्लूजन ड्रा कर लेते हैं। जैसे एक पर्सन है, उसने पेंसिलिन ली, पेंसिलिन इंजेक्शन एक दफ़ा या 2 दफ़ा, और उसने एक रिएक्शन एक्सपीरियंस किया सून आफ्टरवर्ड, यानी जैसे ही उसे इंजेक्शन लगा पेंसिलिन का, तो उसके जिस्म के अंदर कुछ तब्दीलियां आईं। तो उसने उससे अंदाज़ा लगाया कि उसे एलर्जी है पेंसिलिन से, जिसकी वजह से पेंसिलिन जैसे ही इंजेक्ट की जाती है उसकी बॉडी के अंदर, तो उसके अंदर बॉडी के अंदर कुछ जो है वो रिएक्शंस परफॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। तो ये एग्जांपल है इसकी जो कि हमसे मांगी हुई थी, ठीक है। और इसके बाद फर्दर टाइप्स इसकी हैं, इंडक्शन रीजनिंग है, और एक अगले पेज भी है, वो खैर टाइप्स के बारे में उसने नहीं पूछा हुआ, तो आपने यहाँ पे बस इसको बता देना है कि लॉजिक का मैथमेटिक्स के अंदर क्या रोल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग में बड़ा रोल अदा करते हैं। इसके अलावा जो रियल लाइफ के अंदर हमें जितनी भी मैथमेटिकल इश्यूज़ होते हैं उनमें ये बड़ा रोल अदा करते हैं उनको सॉल्व करने में। और यहाँ पे इसकी एग्जांपल भी दी हुई है कि कैसे हम किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करके या उसको एक्सपीरियंस करके उससे एक नतीजा निकालते हैं, रिज़ल्ट निकालते हैं। जैसे इस बंदे ने पेंसिलिन को इंजेक्ट करवा के ये एक्सपीरियंस किया कि इस पेंसिलिन की वजह से उसकी बॉडी के अंदर कुछ रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं, तो उसे फिर एलर्जी है पेंसिलिन से। तो ये हमारा हो गया जी। छठा सवाल है फिर 7वां, इंडिकेट वेदर इट इज़ एन एक्सियम, कंजक्चर और थ्योरम। अच्छा, एक्सियम और थ्योरम तो हमने पढ़ लिया था, यहाँ पे मैं दोबारा बता देता हूँ। एक्सियम वो होता है जिसे प्रूव किए बिना हम सच मानते हैं, प्रूव किए बिना। और थ्योरम क्या होता है, जिसे प्रूव करना ज़रूरी है, जिसका प्रूफ होना ज़रूरी है, प्रूफ के बिना हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। और ये प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, देखने से पता चल जाता है कि ये सही है। और जो कंजक्चर होता है ये थ्योरम ही है, लेकिन बिफोर प्रूफ है, यानी एक स्टेटमेंट है जो भी साबित नहीं हुई तो वो कंजक्चर कहलाएगी, और जैसे ही वो साबित हो जाएगी कि वो स्टेटमेंट ट्रू है तो वो थ्योरम बन जाएगी, ठीक है। इतना सा फ़र्क है दोनों में। और एक्सियम को वैसे ही प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला इसमें अगर हम देखें, देयर इज़ एग्जैक्टली वन स्ट्रेट लाइन थ्रू एनी 2 पॉइंट्स, तो 2 पॉइंट्स में से सिर्फ एक ही लाइन गुजर सकती है, तो बिल्कुल ऐसे ही बात है, 2 लाइन में से सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन गुजरती है, इसके अलावा और कोई स्ट्रेट लाइन इसमें से नहीं गुजार सकते, लाजमी तौर पे इन दोनों पॉइंट्स में से गुजरनी चाहिए। तो इनके अलावा कोई और स्टेटमेंट, कोई और लाइन इसमें से नहीं गुजर सकती। तो ये देखने से ही हमें सच नज़र आ रहा है, तो इसे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये एक्सियम है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, एवरी इवन नंबर ग्रेटर देन 2 कैन बी रिटन एज द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। तो ये एक स्टेटमेंट तो है, लेकिन इसको यूज़ करने से पहले प्रूव करना ज़रूरी है। तो ये कंजक्चर है, जो कि प्रूव है या अनप्रूव है हमें नहीं पता, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है जिसे हम ऐसे ही सच नहीं मान सकते। और उसके बाद लास्ट वाली जो थर्ड है, ये है द सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। तो ट्रायंगल के जो एंगल होंगे उनका सम 180 डिग्री, और ये थ्योरम हम यूज़ भी करते आए हैं पिछले एक्सरसाइज में, पिछली क्लासेस में। तो ये प्रूव्ड थ्योरम है, तो जो प्रूव्ड होता है वो थ्योरम ही होता है, ठीक है। तो ये थ्योरम है, और पीछे जो थे वो एक्सियम और कंजक्चर थे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है जी, जो कि फार्मूलेट सिंपल डिडक्टिव प्रूव्स टू फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्रूव दैट द इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमने सिंपल प्रूव करना है फार्मूला को यूज़ करते हुए,
तो जैसे ये है मेरे पास x माइनस 4 का स्केयर प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस 8x प्लस 25। तो इसके मैं लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास x माइनस 4 का स्केयर है प्लस 9 है, तो ये स्केयर ओपन हो जाएगा। a माइनस बी वाला स्केयर जो फार्मूला यूज़ करते आ रहे हैं, a स्केयर जमा बी स्केयर माइनस 2ab और ये प्लस 9 इसी तरह आ जाएगा। ये फार्मूला हमने 12 यूज़ किया पहले भी, a स्केयर जमा बी स्केयर माइनस 2ab वाला। तो ये है एक्स स्केयर प्लस 4 का स्केयर आ गया 16 और ये माइनस 4 ज़रब 2 8x जमा 9 और फिर एक्स स्केयर और 16 में 9 जमा कर दें तो ये बन जाएगा 16 और 9 25 माइनस 8x, तो जो कि बराबर आ गया मेरे पास राइट हैंड साइड के। इसी तरह इसकी ये जो दोनों बाकी पार्ट्स हैं वो सिंप्लीफाई करेंगे हम। जैसे ये सेकंड है, प्रूव दैट x प्लस 1 का स्केयर माइनस x माइनस 1 का स्केयर इज इक्वल टू 4x है। तो अगेन हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जो कि है x प्लस 1 का स्केयर माइनस x माइनस 1 का स्केयर। अब ये फार्मूला a जमा b वाला ऊपर होगा तो a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab माइनस का साइन है। फिर ये a माइनस बी का स्केयर वाला फार्मूला a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab। तो फिर सिंप्लीफाई करें फर्दर तो ये 2x और 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2x बनेगा, माइनस ये माइनस इन सब के साइन चेंज कर देगा, एक्स स्केयर माइनस 1 प्लस 2x। उसके बाद ये 1 प्लस का माइनस का कट गया, एक्स स्केयर प्लस वाला माइनस वाला कट गया, बाकी 2x और 2x हो जाएगा 4x विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है जो कि है थर्ड पार्ट में हमने अगेन प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को। और ये सवाल है मेरे पास x प्लस 5 का स्केयर माइनस x माइनस 5 का स्केयर इज इक्वल टू 20x। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास आ जाएगा x प्लस 5 स्केयर माइनस x माइनस 5 स्केयर, बिल्कुल उसी तरह जैसे सेकंड हमने इस्तेमाल किया था। तो ये a जमा b का स्केयर वाला फार्मूला, तो a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab फिर माइनस का साइन, तो यहाँ पे फिर माइनस वाला फार्मूला a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab। फिर सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्केयर 5 का स्केयर 25 आ गया और ये जमा 5 ज़रब 2 10x माइनस इस तरह इसको सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्केयर प्लस 25 माइनस 10x फिर माइनस मल्टीप्लाई होगा अंदर तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा माइनस एक्स स्केयर माइनस 25 प्लस 10x। फिर यहाँ पे मज़ीद कटिंग हो जाएगी, ये 25 जमा माइनस कट गया, एक्स स्केयर जमा का माइनस का कट गया और 10x जमा 10x हो जाएगा 20x जो कि हमारी दूसरी साइड के बराबर आ गया विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये जी क्वेश्चन नंबर 8 था। बाकी इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में देखेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।